हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTM क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखने वाले हैं राउंडेड इंडिकेशन के लिए। तो ये जो है हमारा एक्चुअली दूसरा पार्ट है। ये राउंडेड इंडिकेशन का क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज का ये एक्चुअली दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हमने ऑलरेडी रेडियोग्राफी टेस्टिंग में जो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 है उसका मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 जो है वो देख लिया था। तो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली। तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने देखा था। मेनली इसमें राउंडेड इंडिकेशन क्या है, उसके अलावा अलाइन इंडिकेशन जो है, अलाइन राउंडेड इंडिकेशन वो क्या होता है, और इसमें थिकनेस का क्या क्राइटेरिया है। ओके, ये तीनों चीज हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। ओके, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होने वाला है। ओके, तो ये दूसरा वीडियो है, उसमें हम एक्चुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे। तो राउंड इंडिकेशन आपको फिल्म में मिलता है, तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा ये हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, ये जो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 है वो खाली वेल्डिंग के लिए है। ठीक है, तो वेल्डिंग का रेडियोग्राफी करते हैं उसका फिल्म इंटरप्रिटेशन में आपको ये यूज करना है, ओनली फॉर राउंड इंडिकेशन। ओके, अगर आप कास्टिंग वगैरह का यूटी कर रहे हैं तो आपके लिए ये नहीं है, आपको दूसरा कोड या जो भी स्टैंडर्ड है वो यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको पता हो तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली NDT लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने बनाए हैं। तो प्रैक्टिकली NDT कैसे करते हैं उसके अलग अलग मेथड के वीडियो मैंने बनाए हैं, और कोड और स्टैंडर्ड के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें कोड इंटरप्रिटेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, ये सब कैसे काम करता है मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले पिछले वीडियो में क्या देखा था जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 जो है ये हम अभी यूज कर रहे हैं, ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 का 2021 का एडिशन यूज कर रहे हैं। राउंड इंडिकेशन क्या होता है, तो इफ लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम विड्थ, इसको राउंड इंडिकेशन बोलेंगे। अलाइन इंडिकेशन मतलब कि 4 या 4 से ज्यादा राउंड इंडिकेशन एक ही लाइन में है तो वो आपका अलाइन इंडिकेशन है। और थिकनेस जो है वो आपका एक्सक्लूडिंग यानी अलाउबल रेइनफोर्समेंट, मतलब कि रेइनफोर्समेंट आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर दो अलग अलग थिकनेस वाला, डिफरेंट थिकनेस वाला आपके पास प्लेट आपने ज्वाइन किया है वेल्डिंग से, तो उसमें थिनर मेंबर जो है, थिन थिकनेस वाला प्लेट है, उसके हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। राइट, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसमें ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.1 करके। ओके, मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए ये एक्चुअली एक टेबल में 2 पार्ट है। तो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये इंच में दिया है सब डायमेंशन, और नीचे वाला है इसमें mm में दिया है। ठीक है, तो टेबल सेम है, खाली डायमेंशन जो है ऊपर इंच में है, नीचे mm में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में सबसे पहले फॉर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डेंसिटी विथ इन द इमेज ऑफ द इंडिकेशन में वेरी एंड इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। राइट, तो डेंसिटी का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के साथ। राइट, तो आपका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है फिल्म का, वो जो आपका इंडिकेशन है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब उसमें इंडिकेशन में ही वेरी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। राइट, पर उससे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का कोई लेना देना नहीं है। राइट, मतलब उससे एक्सेप्ट या रिपेयर करना ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जो आप एक्चुअली एक्सेप्टेंस आपको लेना है वो पूरा इंडिकेशन जो होता है ना इस टाइप का, ठीक है,
उसका लेंथ वगैरह या विड्थ वगैरह लेके वो राउंडेड है कि नहीं वो चेक करके आपको एक्सेव रिपेयर करना है। बाकी विथ इन एन इंडिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डार्क एरिया है, यहाँ पे कुछ लाइट एरिया है, यहाँ पे डार्क है, ठीक है, लाइट डार्क हो सकता है, कंपैरिजन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, पर उससे एक्सेप्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, ये पहले ही यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा है व्हाट इज रेलेवेंट इंडिकेशन। ओके, तो रेलेवेंट इंडिकेशन किसको बोलेंगे, इसके लिए ये टेबल भी आप देखोगे ना तो उसमें यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है ना, ये नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन का मैक्सिमम साइज दिया हुआ है। अगर इससे ज्यादा इंडिकेशन का साइज है तो उसको रिलेवेंट इंडिकेशन बोला जाएगा। ओके, तो ये बहुत इजी है, इसमें डायरेक्टली आपको थिकनेस के हिसाब से ही इंडिकेशन नॉन रिलेवेंट है तो डायरेक्टली आप उसको आगे ले जा सकते हैं, मतलब उसका इवेल्युएशन इंटरप्रिटेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे रिलेवेंट इंडिकेशन किसको बोलेंगे, जो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन का यहाँ पे साइज दिया है ना उससे ज्यादा अगर उसका लेंथ है तो उसको रिलेवेंट इंडिकेशन बोलेंगे। तो ओनली दोज राउंड इंडिकेशन विच एक्सीड द फॉलोइंग डायमेंशन शैल बी कंसिडर रिलेवेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो राउंडेड वर्ड लिखा हुआ है, तो कोई भी इंडिकेशन आपको मिलता है तो सबसे पहले वो राउंडेड है कि नहीं वो चेक करना है, मतलब लेंथ लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम विड्थ है तो राउंडेड हो गया। ओके, राउंडेड हो गया, उसके बाद वो आपको देखना है कि रेलेवेंट है कि नॉन रेलेवेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर इंडिकेशन का डायमेंशन जो है वो इससे ज्यादा आएगा, मान लीजिए 1/10t फॉर t लेस देन 1/8 इंच, मतलब कि आपका जॉब का थिकनेस 3 mm से कम है, ठीक है, 3 mm नहीं 3 mm से कम है, तो वो केस में या आपका 1/10t इंडिकेशन का साइज है, रेलेवेंट राउंड इंडिकेशन का ये साइज दिया हुआ है, उससे ज्यादा अगर आपका राउंड इंडिकेशन का साइज है तो वो रिलेवेंट गिना जाएगा, ठीक है, अगर आपका जॉब का थिकनेस 3 mm से कम है तो। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ये है कि अगर आपका जॉब का थिकनेस 3 mm से लेके 6 mm तक है, ठीक है, 3 mm to 6 mm इंक्लूसिव लिखा है, मतलब 6 mm तक। ओके, तो इस केस में यहाँ पे आपका 1/16 इंच, ठीक है, इतना इंडिकेशन जो है वो आपका नॉन रिलेवेंट में आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो रेलेवेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहला जो हमने देखा ना तो उसमें 1/8 इंच लिखा हुआ है, तो 1/8 इंच से कम अगर आपका थिकनेस है तो उस केस में 1/10, ठीक है, 1/10t। ओके, इतना आपका नॉन रिलेवेंट आएगा, 1/10t यहाँ पे लिखा है ये, मतलब कि mm में देखोगे तो mm में भी 1/10t लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे mm में लेस देन 3 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्राइटेरिया था ये देखिए 1/16 इंच लिखा है ना, तो उसको mm में देखोगे ना यहाँ पे तो 1/16 जो है 1/8 to 1/4 इंच है, ठीक है, तो 1/8 to 1/4 इंच, ठीक है, इतना t का थिकनेस है, तो 1/8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं जूम करता हूँ, 1/8 से 1/4 इंच, तो उसके लिए ये 0.15 mm तक नॉन रिलेवेंट होगा। नीचे आप देखोगे, ठीक है, मतलब ये वाला 3, 5 और 6, तो उसमें 0.38 mm, ठीक है, mm या इंच में आप अपने हिसाब से कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है देखिए 1/32 इंच फॉर t ग्रेटर देन 1/4 to 2 इंच। ओके, तो 6 mm से लेके 6 mm to 6 mm to 50 mm इंक्लूसिव, मतलब 50 mm जो है वो इंक्लूसिव है इसमें, ठीक है, तो 50 mm इंक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हुआ, 50 mm तक आपका 1/32 इंच इंडिकेशन का साइज होगा तो नॉन रिलेवेंट में आएगा, उससे ज्यादा होगा तो रिलेवेंट में आएगा। ओके, और 50 mm से ज्यादा अगर है ग्रेटर देन 2 इंच, मतलब 50 mm, तो वो केस में 1/16 इंच जो है वो आपका नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन का साइज है, उससे ज्यादा होगा तो रिलेवेंट में गिना जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ओवर 2 इंच मतलब कि 50 mm से ज्यादा, तो उसमें 0.063, नीचे भी देख सकते हैं
ठीक है। ओवर 50 जो है उसमें 1.60 mm, मतलब आप 1/16 इंच करोगे ना तो अराउंड 1.60 mm आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेवेंट नॉन रिलेवेंट में आपको पता चल गया होगा। रिलेवेंट इंडिकेशन जो है यहाँ पे ये टेबल जो है ना उसमें आपको लास्ट कॉलम जो है वो देखना है। ये वाला जो कॉलम है वो आपको कंसीडर करना है ये थिकनेस के हिसाब से, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ राउंड इंडिकेशन, ठीक है, ये खास ध्यान में रखना है। ठीक है, ये खास आपको ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कैसे काम करता है, ये टेबल ही एक्चुअली देखना है, बहुत इजी है, पर थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ वाइज बना दिया है। तो राउंड इंडिकेशन कितना एक्सेप्टेबल है, सी टेबल 4.1 जो बाजू में टेबल है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एनी इंडिकेशन शैल बी 1/40 और 4 mm विच एवर इज स्मॉलर। ठीक है, विच एवर इज स्मॉलर, ये हमेशा याद रखना है। मतलब कि कोई भी इंडिकेशन है, ठीक है, कोई मतलब कोई भी, चाहे वो रैंडम है, आइसोलेटेड है, कोई भी इंडिकेशन, तो वो 4 mm, ठीक है, या फिर 1/40, ठीक है, आपका जॉब का थिकनेस जो है डिवाइड बाय 4 करो आप। ठीक है, मान लीजिए आपका जॉब का थिकनेस 12 mm है, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाय 4 आप करोगे तो कितना मिलेगा, 3 mm। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो कम है, 3 स्मॉलर देन 4 mm, तो आपके लिए मैक्सिमम अलाउएबल जो इंडिकेशन का साइज होगा राउंड इंडिकेशन का वो कितना होगा, 3 mm। ओके, 3 mm तक एक्सेप्टेबल आपके केस में होगा, राइट। यहाँ पे टेबल में भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 mm का आपका 8 mm का आपका जॉब का थिकनेस है, तो वो केस में 8 डिवाइड बाई 4 करोगे आप। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 2 mm। ठीक है, तो दोनों केस में देखिए, रैंडम हो या आइसोलेटेड हो, दोनों केस में 2 mm तक ही ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, 2 mm तक ही एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आइसोलेटेड इंडिकेशन के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, आइसोलेटेड इंडिकेशन के लिए अलग क्राइटेरिया है, देखिए, except that an isolated indication separated from an adjacent indication by 25 mm or more may be 1/3t or 1/4 each, मतलब कि 6 mm whichever is less। इसका मतलब कि यहाँ पे सपोज कोई आइसोलेटेड इंडिकेशन है, आइसोलेटेड मतलब कि एक ही इंडिकेशन है, राइट। इंडिकेशन जो है वो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही इंडिकेशन है और वो इंडिकेशन जो है वो दूर है, दूसरे इंडिकेशन से दूर है। ओके, तो ये सेपरेशन के रिलेटेड क्राइटेरिया है, खास समझ लीजिएगा। ऐसा इंडिकेशन है यहाँ पे दूसरा कोई एक इंडिकेशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm है, मतलब 1 इंच जो है वो दूर है मान लीजिए। ठीक है, तो आइसोलेटेड इंडिकेशन जो है वो एडजेसेंट इंडिकेशन से 25 mm या ज्यादा दूर है, तो वो केस में उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया में 2 कंडीशन है, 1/3t या फिर 6 mm, उसमें से जो कम होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको कोई पोरोसिटी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक पोरोसिटी है, यहाँ पे एक दूसरा इंडिकेशन है। ठीक है, तो पोरोसिटी मतलब राउंड इंडिकेशन, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm है, राइट। तो यहाँ पे 1/3t आपको करना है और एक आपका दूसरा होगा 6 mm, तो दोनों में से जो कम होगा वो ये साइज का इंडिकेशन है वो एक्सेप्टेबल करेगा, राइट। तो मान लीजिए कि आपका जॉब का थिकनेस जो है वो मान लीजिए कि 15 mm है, 15 mm है। ठीक है, 15 mm का जैसे प्लेट वैसे नहीं आता है, पर मान लीजिए 15 mm का आपका जॉब का थिकनेस है, तो 15 डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो आपको 5 mm मिलेगा। ठीक है, तो 5 mm जो है वो कम है 6 mm से, तो ये जो आपका आइसोलेटेड पोरोसिटी है वो 5 mm एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 5 mm तक वो एक्सेप्टेबल रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि 4 mm तक ही इंडिकेशन एक्सेप्टेबल होगा कोई भी सिंगल इंडिकेशन, पर वो इंडिकेशन जो है अगर आपका इस तरह से है, ठीक है, मतलब दूसरा इंडिकेशन उसके बाजू में कहीं भी कैसे भी हो सकता है,
और वो इंडिकेशन जो है वो 25 mm से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो वो केस में आपका जो इंडिकेशन रहेगा आइसोलेटेड इंडिकेशन बोला जाएगा। और वो यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया में से जो मैच होगा, ठीक है, उसमें कम आपका मिलेगा वैल्यू, वो आपको कंसीडर करना है। मान लीजिए कि इंडिकेशन ऐसे है, ठीक है, ऐसे नज़दीक नज़दीक में है 3-4 इंडिकेशन ऐसे, ठीक है, तो सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो लेस देन 25 mm ही होने वाला है। ओके, तो वो केस में यहाँ पे आपको रैंडम पोरोसिटी ये गिना जाएगा। रैंडम पोरोसिटी का क्राइटेरिया जो है वो आपको ये लेना है, मतलब 4 mm या 1/40 विच एवर इज स्मॉलर। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये क्राइटेरिया कंसिडर करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, 40 ग्रेटर देन 50 mm। अगर आपका जॉब का थिकनेस 50 mm से ज्यादा है, द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एन आइसोलेटेड इंडिकेशन शैल बी इंक्रीज टू 10 mm। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आइसोलेटेड इंडिकेशन किसको बोलेंगे? दूसरा कोई इंडिकेशन है उसे 25 mm या उससे ज्यादा अगर उसका डिस्टेंस है, राइट, तो वो केस में उसको आइसोलेटेड इंडिकेशन बोलेंगे। और इस केस में मान लीजिए आपका जॉब का थिकनेस 50 mm से ज्यादा है, ओके, तो वो केस में 10 mm तक आपका इंडिकेशन एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे भी सेम लिखा है, देखिए, ओवर 50 mm आपका इंडिकेशन का साइज जो है वो 9.53 mm तक एक्सेप्टेबल है, मतलब ऑलमोस्ट 10 mm आप मान लीजिए। ओके, यहाँ पे एक और चीज देखिए, 19 से लेके 50 mm तक है, ठीक है, तो वो केस में आपका 6.53 mm तक एक्सेप्टेबल होगा, मतलब 6 mm, ठीक है, पर विच एवर इज लेस, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा ना कि 1/3t आपको करना है, ठीक है, और 6 mm विच एवर इज लेस। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, 1/3t करोगे ना तो 19 डिवाइड बाई 3 करोगे ना तो आपको 6.53 मिलेगा, मतलब यही आपके लिए फाइनल जो है वो नंबर रहेगा। मतलब 19 से लेके 50 mm तक आपको 6.35 जो है उतना इंडिकेशन का साइज एक्सेप्टेबल करना है। ओके, अभी अलाइन इंडिकेशन का क्या क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। अलाइन इंडिकेशन जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 या 4 से ज्यादा इंडिकेशन एक ही लाइन में है, तो अलाइन राउंड इंडिकेशन आर एक्सेप्टेबल व्हेन द समेशन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द इंडिकेशन इज लेस देन t इन अ लेंथ ऑफ 12t, ठीक है, सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे समेशन करना है, जो भी राउंड इंडिकेशन आपको मिलता है अलाइन में, सबका आपको समेशन करना है। और यहाँ पे जो समेशन आप करते हैं वो 12t जितना डिस्टेंस आप लेते हैं उसमें टी से कम है तो वो इंडिकेशन एक्सेप्ट होगा, टी से ज्यादा है या टी जितना है तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे ये अलाइन राउंड इंडिकेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है, तो देखिए बहुत सारे इंडिकेशन है, 4 से ज्यादा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि L1 इसका डायमेंशन में L1 है, इसका L2 है, ठीक है। डायमेंशन लेंथ वगैरह कैसे लेना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब लॉन्गेस्ट डायमेंशन है वो आपको लेंथ कंसीडर करना है, ठीक है। L2, L3, L4, L5, L6, L7, ठीक है, तो सबका L1 to Lx आपको सबका जो है वो समेशन करना है, ठीक है। दैट शुड बी लेस देन t इन अ लेंथ ऑफ 12t। ओके, तो ऐसे आपको कंसीडर करना है। t जो है वो आपका जॉब का थिकनेस है, तो पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो आपका थिकनेस जो है वो आपको कौन सा कंसीडर करना है, राइट। तो ये आपका अलाइन इंडिकेशन का क्राइटेरिया है। अभी अलाइन इंडिकेशन में ही ग्रुपिंग सपोज है, ठीक है, ग्रुपिंग, तो देखिए लेंथ ऑफ ग्रुप्स ऑफ अलाइन राउंड इंडिकेशन एंड द स्पेसिंग बिटवीन द ग्रुप्स शैल मीट द रिक्वायरमेंट एज पर फिगर बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेशन अलाइन है ही, ठीक है, पर बीच में ग्रुपिंग भी है, ये देखिए ये ग्रुप में है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप है एक, यहाँ पे भी ग्रुप है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ग्रुप का लेंथ दिया हुआ है, कितना एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेशन का क्राइटेरिया है ग्रुप लेंथ का कि 6 mm फॉर t लेस देन 19 mm। ओके, तो अगर आपका जॉब का थिकनेस 19 mm है, 19 mm से कम है, सॉरी, t लेस देन 19 mm, तो वो केस में ये जो L है, ठीक है, ये
एल वो कितना एक्सेप्टेबल होगा 6 mm, राइट। वैसे ही यहाँ पे 19 mm टू 57 mm है, इंक्लूसिव है 57 mm, तो वो केस में आपका 1/3T जितना इंडिकेशन का मतलब ग्रुपिंग जो है, ग्रुप का लेंथ बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है, ग्रुप का लेंथ जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर आपका जॉब का थिकनेस ग्रेटर देन 57 mm है तो वो केस में 19 mm तक आपका ग्रुप का लेंथ जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे मिनिमम ग्रुप स्पेसिंग ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो कोई भी दो ग्रुप आप ले लीजिए, तो दोनों ग्रुप के बीच का जो स्पेसिंग है, ठीक है, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है उसे ज्यादा होना चाहिए, अगर उससे कम है तो दोनों ग्रुप आपको साथ में गिनना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है 3L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एडजेसेंट ग्रुप बीइंग इवेल्युएटेड। तो कोई भी दो ग्रुप आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दो ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, L2 और L3 ये दोनों ग्रुप है ना, मैं ले रहा हूँ, ये एक L2 है, यहाँ पे L3 है। ओके, तो L2 और L3 में आप देख सकते हैं कि L3 वाला ग्रुप है उसका लेंथ जो है इतना है, मतलब थोड़ा ज्यादा है, L2 का जो है वो लेंथ कम है। ओके, तो लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा हुआ, L3 वाला। L2 और L3 में L3 वाला हमारा लॉन्गेस्ट ग्रुप हुआ, लंबा ग्रुप हुआ। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो L3 से 3 गुना, मतलब 3L3, ठीक है, या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम इतना ग्रुप स्पेसिंग होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी दो ग्रुप जो है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखना है, राइट, और वो मिनिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना, तो उसमें लंबा ग्रुप आपको ढूंढना है सबसे पहले दोनों ग्रुप में से, और लेंथ जिसका ज्यादा है उसका लेंथ जो है उसका 3 गुना करना है, मतलब 3L3 हमने इस केस में किया। तो ये जो डायमेंशन मिलेगा 3L3 उससे ज्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच में होना चाहिए, राइट। तभी ये दोनों ग्रुप जो है वो अलग अलग आप गिन सकते हैं, वरना ये दोनों ग्रुप साथ में आपको गिनना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में ये भी दिया है, देखिए, सम ऑफ द ग्रुप लेंथ शैल बी सम ऑफ द ग्रुप लेंथ शैल बी लेस देन T इन अ लेंथ ऑफ 12T। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया हमने देखा उसके हिसाब से ग्रुप एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे सभी का ग्रुप का लेंथ जो है वो भी आपको समेशन करना है लास्ट में। और सपोज मान लीजिए 12T जितने डिस्टेंस में आप काउंट कर रहे हैं तो T से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी स्पेसिंग वगैरह है, उसके अलावा क्लस्टर इंडिकेशन का क्राइटेरिया भी बाकी है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसका तीसरा पार्ट होगा, ठीक है, तीसरे पार्ट में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। अभी आप लोगों को क्लस्टर इंडिकेशन का भी क्राइटेरिया वगैरह पता नहीं होगा तो इसमें ये भी आगे आएगा, ठीक है। तीसरा हमारा जो पार्ट होगा ये लास्ट पार्ट होगा, ये मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसको आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।